हाँ जी, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है, तो इसको अपन इमेज से समझते हैं कि ऐसा कंडीशन दिखती कैसी होगी। तो ये रहा आपकी ऊपर की जो कंडीशन है वो नॉर्मल आइज की है, और जो ये आपको दिख रहा है ये आपकी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि यदि आप इन्फेक्टेड हैं या बच्चा इन्फेक्टेड है तो उसके कंडीशन में क्या होगा कि बच्चा रात में सोया, सुबह जब जगेगा तो उसको ऐसी स्थिति दिखेगी। यानी आप देखोगे कि उसकी आंखें जो है लीड है, स्वेल्ड हो चुकी है, रेडनेस है, ठीक है, टेंडरनेस है, पेन है, बच्चा अपना आई की मूवमेंट इधर उधर करता है तो दर्द होता है उसको। यदि ऐसी कंप्लेंट्स हैं तो यानी कि दिस इज कंडीशन ऑफ ओसी, ठीक, यानी कि पेराइटल सेलुलाइटिस की कंडीशन या फिर पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की कंडीशन बोल सकते हो। अब रही बात किसको डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है। तो हुआ क्या कि ये ऐसी एक क्या बोल सकते हैं कि डिफॉर्मिलिटी है जो कि ईएनटी डिजीज है साथ में ऑप्थेल्मिक मैनिफेस्टेशन के साथ। यानी कि आपकी ईएनटी भी एसोसिएटेड है और ऑप्थेल्मिक मैनिफेस्टेशन भी है। देखो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है। किसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ है, तो इन्फ्लेमेशन तो है, तो टिश्यू लोकेटेड पोस्टीरियर टू ऑर्बिटल सेप्टम, ठीक है, आपकी जो ऑर्बिटल सेप्टम है उसके पोस्टीरियरली, और साथ में क्या है बोनी ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट्स और सेप्टम्स बोथ आर एसोसिएटेड, ठीक। अब रही बात बट द टर्म जनरली यूज फिर किसके लिए, तो इन्फेक्शियस इन्फ्लामेशन, यानी कि जो ओसी कंडीशन है अपन इसको प्यार से ओसी बोलेंगे, ठीक है। तो इन्फेक्शियस इन्फ्लामेशन है कहाँ पे, तो पोस्टीरियर टू ऑर्बिटल सेप्टम विद इन द बोनी ऑर्बिट्स, ये चीज़ें इन्वॉल्व रहते हैं। अब रही बात इसको दूसरे तरह से डिफाइन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, मैनिफेस्ट विद द एरिथ्रिमा एडिमा ऑफ आईलिड, ठीक, यानी कि आँखों की जो लीड है उसमें रेडनेस, स्वेलिंग, साथ में विजन लॉस, और इन्फेक्शियस है इसलिए फीवर और हेडेक की कंडीशन, प्रोप्टोसिस, कीमोसिस और डिप्लोपिया की कंडीशन बनेगी। यानी पेशेंट के कंप्लेन रहेगा उसको देखने में दिक्कत है, यानी कि डिप्लोपिया है, यानी एक इमेज दो दिख रही है, आंखें उसकी थोड़ी फुली फुली दिखेंगी, कीमोसिस की कंडीशन बन सकती है। तो ये सब मैनिफेस्टेशन किस में मिलेंगे, जब आपकी ऑप्थेल्मिक मैनिफेस्टेशन के अंतर्गत देखेंगे तो एरिथेमा, एडिमा, ठीक है, लीड का विजन लॉस ये बनेगी। फिर इसके बाद यदि जनरली बात करिया जाए कि ओसी यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से, तो साइनस इन्फेक्शन, ठीक है, यानी कि एसोसिएट हुई ना ईएनटी डिजीज से, तो ये साइनस इन्फेक्शन है की वजह से ओरिजिनेट होती है। एक तो ये भी है, इन्फेक्शन ऑफ लीड भी हो सकता है, यानी कि देखो साइनस इन्फेक्शन बोला तो दिस ईएनटी डिजीज, यदि इन्फेक्शन ऑफ लीड बोला यानी कि फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बाहर से अटैक हो, या फिर आपको क्या बोलते हैं एक्जोजेनस कंडीशन की इन्फेक्शन है, तो यानी कि ऑप्थेल्मिक मैनिफेस्टेशन डायरेक्ट एसोसिएटेड, ठीक है। इसके बाद होगा क्या, तो इवन क्या है कि फेस या हीमेटोजिनस स्प्रेड फ्रॉम डिस्टेंस लोकेशन, यदि कोई जैसे क्या होता है कि यदि ब्रेस्ट एब्सेस बन रहा है, ठीक है, तो उसकी यदि सर्कुलेशन बनती है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी आपको ओसी मिल सकता है, यानी कि बोल सकते हैं हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से। तो ये सब की चीज़ें क्या होगी, हेमेटोजिनस स्प्रेड फ्रॉम द डिस्टेंस लोकेशन, जो कि ओसी क्रिएट कर सकते हैं। फिर रही बात कि बच्चों और बूढ़ों की, तो ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी क्या होती है डेवलपिंग स्टेज में रहती है, तो उसमें पैथोजन की इन्फेक्शन या फिर यानी कि जो आपका कॉमन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, बच्चों के लिए तो सबसे बड़ी वही है इन्फेक्शन के लिए, तो मोर फ्रिक्वेंट इन पीडियाट्रिक्स पॉपुलेशन में बनती है। यानी कि नॉर्मली यदि देखा जाए तो जो टर्म्स है ओसी वो दोनों से डिफाइन होती है, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मिक मैनिफेस्टेशन से। फिर इसमें होता क्या है, तो इन्फ्लेमेशन है जो कि ऑर्बिटल सेप्टम और बोनी ऑर्बिट बोनी जो है वो दोनों ही जनरली क्या है इन्फेक्शन इन्फ्लेमे इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेशन की वजह से शो होंगे। अब रही बात इसमें लक्षण की, तो ये कॉमन कॉमन सी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद अपने ओसी की जो है साइनसेस है, और आपके साथ ही साथ आईलिड की इन्फेक्शन है, और बच्चों में मोर कॉमन है। अब ये जो सारी कंडीशन थी उसको समझने की कोशिश करते, जैसे ये तो नॉर्मल आई होगी, तो नॉर्मल आई में क्या है कि आई के बाहर से देखा है तो ऑर्बिटल सेप्टम की वजह से, या फिर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे जो आई बॉल के अंदर के इंटर स्ट्रक्चर है इन सब में कोई दिक्कत है, या फिर कोई एब्सेस या पस फॉर्मेशन की वजह से, या फिर आप बोल सकते हो कि जो पोटेंशियल स्पेस होता है सब पेरियोस्टियल स्पेस है उसकी वजह से,
वहाँ पे एब्सेस बन रहा है, या फिर केवर्नस साइनस यानी कि मोर ज़्यादा इंटरनली पार्ट इन्वॉल्व हो गया उसकी वजह से। तो ये सारी जो स्थितियाँ हैं, हालांकि एक क्लासिफिकेशन भी है, ये सारी परिस्थितियाँ होती हैं जो ओसी जब रिप्रेजेंट करता है कोई बच्चा या फिर कोई पेशेंट, तो उसके अंतर्गत हो सकता है ए पार्ट इन्वॉल्व हो, या फिर पूरी की पूरी आई बॉल के अंतर्गत जो भी मसल्स हैं या फिर जो भी स्ट्रक्चर है, या फिर बोल सकते हो कि एब्सेस बना हुआ है, ठीक। या फिर सब पेरियोस्टियल एब्सेस है, यानी एब्सेस कहाँ पे है, कैसा है, वो भी डिपेंड करता है, या फिर इंटरनली कैवर्नस साइनस इन्वॉल्व है। तो ये सारी कंडीशन बनती है ओसी के अंतर्गत। अब देखिए, रही बात सेप्टम की, तो सबसे पहले तो आपको सेप्टम को पता होना चाहिए कि बाहर से यदि इन्फेक्शन होगा तो इनकी जो एनाटमी है, ठीक है, तो इनमें कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेज करवाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप समझ सकते हो कि उसकी संरचना में, चूंकि यहाँ पे फैट डिपोजिशन है, ठीक है, मीडियल फैट पैड है, इधर देखो आपको लोअर आईलिड के अंतर्गत, ठीक। तो इनमें थोड़ी सी अपन स्ट्रक्चरली अवेयर होने के लिए मैंने इमेज डाली। अब रही बात, देखो नॉर्मल आई है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो इसकी तो रेडनेस है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपन चर्चा करते हैं इटियोलॉजी के ऊपर, यानी कहने का मतलब है कि ये इन्फेक्शन की वजह से तो हो रही है, अब लेकिन इन्फेक्शन में कौन सा कोजेस्टिव ऑर्गेनिज्म है ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ में इन्फेक्शन तो है, इन्फेक्शन कैसा है, एक्जोजिनस है, एंडोजिनस है, ठीक है। यदि पेनिट्रेटिंग इंजरी है तो दैट आर एक्जोजिनस, यानी कि बाहर से किसी ने आपको, मतलब पैथोजन आपके अंदर बाहर से डायरेक्ट एंट्री मारा, यानी कि पेनिट्रेटिंग इंजरी के थ्रू, या फिर आसपास की कोई संरचनाएं हैं यदि वो प्रभावित हुई हैं, उसके एक्सटेंशन की वजह से हो रहा है, ठीक। या फिर जैसे क्या होता है, पेरिनेजल साइनस हो गई, टीथ हो गई, फेस हो गई, जो एक ही प्रकार से नेबरिंग स्ट्रक्चर हैं एक्जोजिनस इन्फेक्शन करवाने के लिए, बोल सकते हो ओसी के लिए। तो अब बात करते हैं एंडोजिनस में क्या है कि यदि मेटास्टेटिक इन्फेक्शन फ्रॉम ब्रेस्ट एब्सेस, देखो ब्रेस्ट एब्सेस का मेटास्टेटिक कंडीशन बन रही है, तो वहाँ से आपको ओसी करा सकता है, हालांकि रेयरली है। अब रही बात कि इन्फेक्शन तो हैं, तो भैया कोजेस्टिव ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, तो ये जो परिवार है आपका स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोफाइलो, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो परिवार है ना, ये मोर कॉमन है, ये जो फैमिली है इनकी ये ज़्यादा कॉमन है। और रही बात बच्चों के लिए, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है बच्चों के लिए ज़्यादा प्रभावित करता है, यानी इन केस ऑफ यदि ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उसमें से मोस्ट प्रोबेबल होता है कि यदि हम कल्चर कराएं तो आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के मिले, ठीक है। अब रही बात क्लासिफिकेशन की, तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में क्या है कि 5 ग्रुप है, पांचों ग्रुप में से कौन सा चीज़ इन्वॉल्व है, उससे एसोसिएटेड क्या लक्षण है उसके लिए। जैसे क्या होता है, प्री सेप्टल सेलुलाइटिस एक है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस एक होता है, सब पेरियोस्टियल एब्सेस, ठीक है, फिर ऑर्बिटल एब्सेस, और एक है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। यानी 5 स्थितियां हैं जो कि क्या इन्वॉल्व है उसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन है, वैसे ही लक्षण मिलेंगे। जैसे इसको सरल समझने के लिए, जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक बीच में लाइन डिवाइड हुआ, इस लाइन के ऊपर यदि है तो उसके लिए प्री सेप्टल, यदि उसके बाद आ गया तो पोस्ट सेप्टल, और एक तो और है इंटरनल एसोसिएशन हो रही है यानी कि, तो उसके लिए भी कंडीशन है। तो ये जो इमेज है ये सिमिलरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, और कहाँ पे इन्फेक्शन है, रेडनेस यानी कि आपको सेलुलाइटिस की कंडीशन, ये जो बीच में गोला है इट मीन्स आई की आई बॉल है, ठीक है, उसको ग्लोब बोलते हैं। और ये जो आपकी साइड साइड के जो है वो बोनी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, पस है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यदि येलो कलर की जो दिख रही है वो पस की कंडीशन है, रेडनेस टाइप की सेलुलाइटिस की कंडीशन है। तो आप इमेज सरली समझ सकते हो, जैसे ये देखो प्री सेलुलाइटिस, ठीक है, प्री सेप्टल सेलुलाइटिस यानी कि आपको आई बोल के, यानी कि जो लीड है वो एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ये दिखा। फिर ऑर्बिटल सेलुलाइटिस यानी कि कंप्लीट जो आपकी ऑर्बिट है उसके अंतर्गत की कंडीशन होगी सेलुलाइटिस की, यानी कि उसके मसल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब रही बात कि सब पेरीओस्टियल और ऑर्बिटल एब्सेस, यानी कि सब पेरीओस्टियल एब्सेस हो या फिर ऑर्बिटल, यानी कि देखो एक कंप्लीट पूरा येलो कलर की दिख रही है, यानी कि पस फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे क्या है कि सब पेरीओस्टियल, यानी कि जस्ट जो पोटेंशियल गैप होती है ना इनके बीच की, ऑस्टियल के बीच की, ठीक है, तो उसके लिए आपको बोल सकते हो कि सब पेरियोस्टियल एब्सेस बनने की ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब एक बात रही कैवर्नस साइनस इन्वॉल्वमेंट, यदि कैवर्नस साइनस तो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, देखो सबकी एंड यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन इसके एंड में क्या है कि चलो एक तो आपका पोस्ट सेप्टल के साथ साथ आपका इंट्राक्रेनियल जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यदि ऐसी स्थिति बनेगी तो अपन कैसे डायग्नोस करेंगे, तो डायग्नोस करने के लिए आपको CSF चाहिए, ठीक है। तो आपको इन्वेस्टिगेशन में फर्दर हम देखेंगे। तो इनका ट्रीटमेंट में क्या है, ये तो ऑर्बिटल लेवल तक ही फंसे हुए हैं, ये इसमें धीरे धीरे आपको ब्रेन भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
लंबर पंचर करके इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो यानी कि मोर सीरियस कंडीशन है। तो ये आपकी बन गई। इसके बाद अपन देखते हैं सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में क्या है, नॉर्मल सी बातें हैं, जैसे पेन होगा, स्वेलिंग होगी, वॉमिटिंग, नोजिया, फीवर, लॉस ऑफ विजन, जनरली ऐसा बनने की कंडीशन रहेगी। तो सिम्टम्स में जो अपन इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है अपन को पता है, तो जब इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ही बुखार रहेगा। ठीक है। अब रही बात पेनफुल स्वेलिंग ऑफ अपर लिड, लोअर लिड। मैंने शुरू में इमेज दिखाई बच्चों को, आपको पता होगा बच्चे रात में सोते हैं, सुबह जगते हैं, तो जनरली जब इन्फेक्शन हुआ रहता है तो उनकी क्या होती है कि आईलिड स्वेलिंग दिखती है। और आईलिड अपीयर कैसी होगी, शाइनी एंड रेड पर्पल कलर की दिख सकती है, यानी कि चमकता हुआ लाल और पर्पल की कलर में मिलेंगी। ठीक है। इन्फेंट या चाइल्ड, ठीक है, इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। पेन स्पेशली क्या होगा, बढ़ेगा कब, जब अपन मूवमेंट करेंगे। ठीक है। रिस्ट्रिक्ट बढ़ेगा भी बोल सकते हो, या फिर रिस्ट्रिक्शन भी लाएगा। ठीक। तो रिस्ट्रिक्टेड पेनफुल आई मूवमेंट में आएगा। ठीक है। और स्वेलिंग मिलेगी आपको, और विजन तो घटना ही घटना है। ये सिम्टम के तौर पर पेशेंट बता देगा आपको कि मेरे को 2 दिन पहले अच्छा से दिख रहा था, जब से ऐसा हुआ तो मेरे को दिखने में कम ऐसी शिकायतें वो खुद भी बता देगा, क्योंकि उस ऑब्जर्व कर लेगा। लेकिन वो तो बताएगा, लेकिन अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। यदि मान लो पेशेंट हमारे पास 1 हफ्ते के बाद भी कंसल्ट करने आया, तो अपन उसका आईओपी चेक करेंगे, तो वो राइट मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है। यदि वो बढ़ा हुआ है तो प्रोप्टोसिस की कंडीशन बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक तो हम साइंस में ऑब्जर्व कर लेंगे। लीड में एडिमा रहेगा, कीमोसिस रहेगी, विजुअल इम्पेयरमेंट भी मिल सकता है। ठीक है। यदि अपन टेस्ट करके रखते हैं तो हमें पता चलेगा कि पहले उसकी विजन ये थी, अब विजन ये है, तो ये मिल सकता है। तो साइन के अंतर्गत अपन ये तो चेक करेंगे ही। साथ में क्या है आपका कि अपन यदि देखते हैं स्वेलिंग है, तो स्वेलिंग को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, तो उसमें हमें मिलेगी वुडी हार्डनेस एंड रेडनेस। यदि जो आईलिड है उसके अंदर तो है स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, लेकिन उसका कैरेक्टराइस्टिक लक्षण क्या होगा, वुडी हार्डनेस के साथ लालिमा रहेगी। और इसके बाद क्या आपको मिलेगा, तो कीमोसिस ऑफ कंजक्टाइवा मिलेगा, जो कि नेक्रोटिक टाइप की रहेगी। ठीक। फिर आई बॉल में प्रोप्टोस एक्जियल हो गया, आपको लाजमी है आईओपी बढ़ा है तो एक्जियल जो है वो थोड़ी उसकी बिगड़ेगी। ठीक है। प्रोप्टोस करेगा। तो फ्रीक्वेंटली क्या होता है कि माइल्ड टू सीवियर रिस्ट्रिक्शन ऑफ ओकुलर मूवमेंट, ये भी आपको पता है। ठीक है। कि उसको देखने में दिक्कत जाएगी, और जब जब इधर उधर आँखों को मूव करेगा तो उसको ओकुलर मूवमेंट करते समय एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन टाइप का लगेगा या पेन टाइप का बनेगा। और यदि हम उसका फंडन एग्जामिन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि रेटिनल जो वेन होती है या फिर साइन ऑफ पेपिलाइटिस की कंडीशन बनती हुई हमें दिखेगी। उसमें कंजेशन मिलेगा, जो रेटिनल वेन है उसके अंतर्गत कंजेशन मिलेगा। तो ये स्थितियां हम साइन के अंतर्गत हम देखेंगे पेशेंट में। अब रही बात इन्वेस्टिगेशन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि इन्फेक्शन की वजह से तो हमें कंप्लीट हीमोग्राम करवाना पड़ेगा। ठीक है। डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत सब चेक करना पड़ेगा, क्या बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा है। यदि ऐसा कुछ है, इन्फेक्शन है, तो अब कौन से पैथोजन का है, तो उसके लिए हमें बैक्टीरिया कल्चर करना पड़ेगा। तब तो अपन फर्दर ट्रीटमेंट के समय कौन सी एंटीबायोटिक चलानी है इसको पता करेंगे। फिर नेजल स्वैब, यानी कि ए दैट आर साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है। जो पैथोजन है ना, कौन सा पैथोजन है, जो भी पैथोजन है उसके लिए आपका नेजल स्वैब करोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक प्रकार से बैक्टीरियल कल्चर के अंतर्गत भी इसको ऐड ऑन कर सकते हो। फिर है लंबर पंचर, यानी कि मैंने आपको बताया था कि यदि कैवर्नस साइनस इन्वॉल्व होगा तो सीएसएफ इन्वॉल्व होगा। सीएसएफ एसोसिएटेड रहेगा तो उसको अपन कैसे डायग्नोस करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपन को लंबर पंचर करना पड़ेगा। और इसके बाद की जो चीज़ें हैं जैसे एक्सरे, पीएनएस, यानी कि जो साइनसेस है उसके लिए एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, तो ये ज़्यादा मोर विजुअलाइजेशन या फिर एक्यूरेसी के लिए अपन फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने को भेज सकते हैं पेशेंट को। अब रही बात कि ये जो पेशेंट है उसके अंतर्गत और भी प्रोबेबिलिटी है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें कैसे बनेंगी। तो कैवर्नस साइनस की थ्रोम्बोसिस की वजह से भी हो सकता है, एंडोक्राइनल डिस्फंक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे थायराइड की कंडीशन है, तो थायराइड की कंडीशन में पेशेंट में मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ओसी का। ठीक है। तो एंडोक्राइनल डिस्फंक्शन हो गया, इससे आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसको भी रख सकते हो कि उन्हें साइनस थ्रोम्बोसिस को रख सकते हो। और ये आपकी जो ऑर्बिटल सूडोटोमर्स हैं, ठीक है, तो इनकी भी कंडीशन हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रख सकते हैं। अब रही बात यदि अपन ट्रीटमेंट करने की आए, मैनेजमेंट के अंतर्गत आए, तो इंटेंसिव एंटीबायोटिक थेरेपी आपको लेनी पड़ेगी। सर्जिकल इंटरवेंशन भी है,
एंटी इन्फ्लेमेटरी तो आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पेन है उसकी रिस्ट्रिक्शन हो रही है आई बॉल के मूवमेंट में, तो एनाल्जेसिक भी यूज करना पड़ेगा। तो एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी ये तो कॉमन है, और एंटीबायोटिक्स, ठीक, ये तीन कॉमन है। सर्जिकल भी इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपन। अब देखो इंडिविजुअल को समझने की कोशिश करते हैं। एंटीबायोटिक, ठीक, जो थेरेपी है उसको कंटिन्यू कब तक करेंगे, जब तक कि उसका बुखार उतर ना जाए, ठीक। तो 4 दिन एटलीस्ट, कम से कम 4 दिन के बाद भी उसको खिलाओ पिलाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोड़ देना, चूँकि रिपीटेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये एंटी फंगल भी एसोसिएशन हो सकता है इसका, तो आपको एंटी फंगल ड्रग्स भी रखना पड़ेगा। और नेजल डिकंजेशेंट, यानी कि आपको पता है कि आपको उसको इन्वेस्टिगेशन में हमने नेजल का भी स्वैब करके भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन का साइट बन सकता है। तो अपन हमेशा यूज करो, ताकि ये जो साइनसेस हैं उसके द्वारा चीज़ें बिगड़े ना। तो इसलिए मैनेजमेंट में इसको भी अपन देना पड़ेगा, नेजल डिकंजेशन को। अब रही बात डायूरेटिक टू रिड्यूस आईओपी, हमने बताया कि आईओपी बढ़ जाता है, ठीक है, प्रोप्टोसिस की कंडीशन बन रही थी, ऐसे स्थितियाँ थी। तो इसके लिए क्या है, इसको कंट्रोल करने के डायूरेटिक्स हमें यूज करने पड़ेंगे। अब रही बात लंबर पंचर इज डन। अब लंबर पंचर भी मैंने आपको बताया क्यों करना पड़ेगा। तो यदि इसको करोगे किन कंडीशन में, मेनेंजियल या फिर लंबर साइन यदि दिख रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उस कंडीशन में लंबर पंचर करो। आल्सो क्या बोल सकते हैं, यदि मैकरस गन प्यूपिल है, ठीक है, तो उसमें लाइट स्विंग टेस्ट चेक, किसके लिए, तो चेक करने के लिए कि मार्कस गन प्यूपिल तो नहीं बना है, ऐसी कंडीशन तो नहीं दिख रही है। यदि ऐसी दिख रही होगी तो इंडिकेट करेगा आपको ऑप्टिकल नर्व डैमेज को। तो यानी कहने का मतलब, यदि क्रिटिकल स्टेजेस बन रही हैं तो आपको एक प्रकार से इनसे अपन इनको ट्रीट करो, इनको मैनेज करने की तरीकों पे विचार करो, ठीक है। फिर फ्रिक्वेंटली ऑप्थेल्मिक असेसमेंट ऑफ मैंडेटरी, किस चीज़ के लिए, तो इंट्राक्रेनियल एब्सेस है, फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, न्यूरोसर्जिकल ड्रेनेज में भी नेसेसरी, ठीक। तो ये अपन मैनेजमेंट में ध्यान रखेंगे कि इंट्राओकुलर प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है। अब रही बात कि इन्फेक्शन की वजह से है, तो एंटीबायोटिक्स की कौन सी रेजिमेन, यानी फर्स्ट लाइन रेजिमेन या सेकेंड लाइन रेजिमेन, कौन सी ड्रग यूज होगी और कौन बच्चों में यूज होगी, इसलिए मैंने इस स्लाइड को डाला, ताकि आपको एज ए ट्रीटमेंट के अंतर्गत देखो, फर्स्ट लाइन रेजिमेन यूज करो, जब तक इनसे काम यदि नहीं चल रहा है एडल्ट्स के अंतर्गत, तो फिर सेकेंड लाइन पर उतर जाओ, आपको ये सेकेंड लाइन की रही। और रूट क्या है, आईवी है, पीओ है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन मैंने आपको इसमें स्टेबल में ऑलरेडी दे रखी है। तो इसको जैसे पीडियाट्रिक्स के लिए देखो, पीडियाट्रिक्स के कंडीशन में क्या क्या, बच्चों के लिए क्या है और बड़ों के लिए क्या है, और कैसे रूट है जो कि आप दोगे, आईवी दोगे या फिर पीओ है, तो इन सारी कंडीशंस के लिए। तो इसको बस जस्ट देखने हैं, ज़्यादा इसमें से एक दो ड्रग्स यदि याद हो जाए तो ठीक है। अब इसके बाद अपन सर्जिकल इंटरवेंशन की कब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सर्जिकल के लिए कब पड़ सकता है, जब आपको दिख रहा है कि एक्स्ट्रा ऑकुलर मोटिलिटी ज़्यादा प्रभावित हो रही है, ठीक है, प्रोग्रेसिव वो विजन लॉस बनते जा रहा है, ठीक है। जैसे सस्पिशियस ऑर्बिटल एब्सेस, यदि आपको पता चले कि ऑर्बिटल एब्सेस है या फिर फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है, तो इन सारी कंडीशंस में हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत ही पड़ेगी। तो ऐसा सारी कंडीशन, अब लेकिन सर्जिकल तो पड़ेगी, तो अपन ट्रीट कैसे करने चालू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या है कि फ्री इंसिजन, यदि मान लीजिए कि पॉइंटिंग अंडर स्किन या फिर कंजक्टाइवा, यदि इधर है एब्सेस, तो कुछ नहीं, फ्री इंसिजन इनटू एब्सेस, ठीक है। व्हेन पॉइंटिंग या अंडर स्किन कंजक्टाइवा, यदि स्किन या कंजक्टाइवा के साथ है तो आपको फ्री इंसिजन दो, चीज़ों एब्सेस को बाहर निकालो। लेकिन यदि सब पेरीओस्टल एब्सेस है तो उसके लिए क्या करना है, ड्रेन बाई 2 से 3 सेंटीमीटर कर्व इंसिजन देना पड़ेगा। कहाँ पे, तो अपर मीडियल आस्पेक्ट में, तब जाके आप वहाँ से उसको उस तरीके से निकालो। ड्रेनेज ऑफ ऑर्बिट्स एंड पैरानेजल साइनस, यदि इनमें कंडीशन है तो उनको हमेशा क्लियर करो, ठीक है। ब्रेन में यदि एब्सेस बन रहा है तो उसको लिए कैरेनियोटॉमी करना पड़ेगा, खोपड़ी खोलनी पड़ेगी, तब जाके अपन उसको निकाल पाएंगे वहाँ से। रही बात कॉम्प्लिकेशन की, यदि बात करते हैं तो आपको पता है, यदि इसको क्योर नहीं करोगे, ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं लोगे, आपको लगता है कि बस आंखों के आसपास लालिमा है, कुछ दिन में चली जाएगी, यदि आप क्योर नहीं करते हो तो ऑप्टिकल न्यूरोपैथी क्रिएट कर सकता है। क्योरनस साइनस थ्रोम्बोसिस, देखो इट इज़ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में भी है। क्योर नहीं करोगे तो कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे आपको प्री सेप्टल से धीरे धीरे पोस्ट सेप्टल से धीरे धीरे आपके ब्रेन के अंतर्गत उतरेगी, तो कैवर्नस साइनस को इन्वॉल्व करेगी, ठीक है।
ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम हो सकता है, ऑर्बिटल एब्सेस क्रिएट हो सकता है, सेप्टिसेमिया, पाएमिया, सब कंडीशन बन सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो अपन जो पढ़े ओसी, तो ओसी के अंतर्गत यही है कि मोर कॉमन बच्चों में रहता है प्रोबेबिलिटी, यानी बच्चे रात को सोते हैं, सुबह जगते हैं तो आंखों में स्वेलिंग रहता है, तो उसके कारण क्या हैं, ठीक है, उसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या हैं, ठीक, और साथ में कुछ साइंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ये दो चीज़ें। और आपको लास्ट में मैनेजमेंट थोड़ी सी ध्यान रखनी है, और मैनेजमेंट में जो एंटीबायोटिक्स थे, एंटीबायोटिक्स में कौन से एंटीबायोटिक्स देने हैं उनके नाम 2-3 याद कर लीजिए, और आपकी कॉम्प्लिकेशन, इतना ही समअप है, इतना आपका कंप्लीट कर देगा आपको ओसी एक्सप्लेन करने में। चलिए, यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ज़रूर समाधान दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।